स्वागत है आप सबका आज के एक और रोमांटिक ड्रामा के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। ड्रामा के स्टार्टिंग में रोज को हम लोग देखते हैं, वो इस कहानी की हीरोइन है। वो अपने डैड से कह रही होती है, ठीक है जैसा आप लोग चाहते हो मैं जियांग से शादी नहीं करूँगी। आप चाहते हो मेरे सौतेली सिस्टर वेंजी से उसकी शादी कराना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके फादर कहते हैं, मुझे लगा ही था कि तुम सेंसिबल गर्ल हो, तुम जियांग को जाने दोगी। भले ही 10 सालों से तुमसे प्यार करती हो और वो तुम्हारा फियांसे हो, लेकिन तुम्हारी बहन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बचपन से लेकर के आज तक उसने बहुत कुछ झेला हुआ है। रोज़ कहती, हाँ ठीक है, आज का ज्ञान बहुत हो गया, मैं यहाँ पर कोई समाज सेवा करने के लिए नहीं आई हूँ। उसके डैड उससे पूछते हैं, तो बदले में तुम्हें क्या चाहिए। रोज़ अपनी शर्त रखती है, अगर जियांग की शादी विंजी से करानी है तो मुझे 300 मिलियन मेरे अकाउंट में, और बाकी जो कुछ भी मेरी मॉम ने मेरे लिए छोड़ करके गुजरा है वो सब कुछ मुझे चाहिए, चाहे वो कंपनी का शेयर हो या कुछ भी। उसके डैड कह रहे होते कि इतने पैसे मेरे पास नहीं हैं। वेंजी कहती है तो फिर ठीक है, सॉरी रोज कहती है तो फिर ठीक है, तो फिर मैं ये एंगेजमेंट कैंसिल करने के लिए तैयार नहीं हूँ। आप देख लो, आपको वेंजी की खुशी चाहिए या 300 मिलियन रुपीज़। उसके डैड जानते थे कि रोज से जियांग को अलग करना उतना आसान नहीं है, और वो वेंजी और रोज में वेंजी को ज़्यादा मानते थे। दैट्स वाई वो यहाँ पर रोज को पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। पहले तो इमोशनल ब्लैकमेल करने का कोशिश करते हैं कि वो भी तुम्हारी बहन है। रोज कहती है, बहन है वो, मेरी मॉम ने तो सिर्फ मुझे ही पैदा किया है। मेरी मॉम को मरे अभी 4 दिन नहीं हुए थे कि अपनी बहन लेकर के आ गए। इट मीन्स कि आपने रिलेशनशिप में उन्हें चीट किया है, भले उन्हें ये बात पता नहीं चली। मैं इस चीज़ के लिए आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। पैसे तैयार हो जाए तो मुझे बता देना। वो कहती ठीक है, मैं कल तुम्हें पैसे दे दूँगी। कल तुम्हारी बहन का बर्थडे है, वहाँ पर तुम अनाउंस करना कि तुम जियांग के साथ ब्रेकअप कर रही हो, और मैं उसका एंगेजमेंट अनाउंस कर दूँगा। इसके बाद तुम्हें पैसे दे दिए जाएंगे। तो रोज़ इस चीज़ के लिए मान जाती है और कहती है कि अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो फिर मैं कल अलग ही तमाशा करूँगा। उसके डैड कहते हैं, नहीं 300 मिलियन का मैं इंतज़ाम कर लूँगा और तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। अब यहाँ पर सोच रही होती है रोज़, चलो ठीक है भाई। वो वहाँ से जा रही थी, सोचती है कुछ दिनों पहले जब वो अपनी स्टडी कंप्लीट करके चाइना वापस लौटी थी तो देखती है उसका फियांसे उसकी आंखों के सामने उसकी सौतेली बहन वेंजी को प्रपोज कर रहा है। वो जियांग को पसंद करती थी, उन दोनों का अरेंज मैरिज भी सेट हो गया था, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से वेंजी को जब वो प्रपोज करता है तो उसका दिल टूट जाता है, और उसी दिन वो सोच लेती है कि अब वो जियांग से शादी नहीं करने वाली है, क्योंकि वो बंदा उसे चीट कर रहा है, वो भी उसी की सौतेले सिस्टर के साथ। दैट्स वाई वो गिव अप करने का डिसाइड करती है। वेंजी की शुरुआत से आदत थी, जो कुछ चीज़ें भी रोज़ को पसंद होती थी वो हर एक चीज़ उससे छीन लिया करती थी। आज वो सोचती है कि आज वो जियांग से ब्रेकअप कर रही है, उसे वो गधा नहीं चाहिए। अगले दिन हम लोग उसके बर्थडे का सीन देखते हैं। रोज मोस्टली यहाँ नहीं रहती थी तो सबको लगता था कि वेंजी ही इस घर की डॉटर है। रोज यहाँ पर आती है तो वेंजी कहती है, मुझे लगा कि तुम मेरा बर्थडे पार्टी नहीं अटेंड करोगी। रोज कहती है, तो इससे क्या मेरी आइडेंटिटी बदल जाएगी? मैं इस घर की बड़ी बेटी हूँ और हमेशा ही रहूँगी। खैर यहाँ पर जियांग रोज को डांटने लगता है कि तुम वेंजी के साथ ऐसा बुरा बिहेवियर क्यों कर रही हो। रोज उसे कहती है, तुम्हें बड़ा बुरा लग रहा है, फियांसे तो तुम मेरे हो ना, तुम्हें मेरे सिस्टर के लिए इतना बुरा क्यों लग रहा है। खैर वो यहाँ पर जो उसके डैड थे, वेंजी को उसकी मॉम की अंतिम निशानी वो ब्रेसलेट दे रहे होते। इस बात पर रोज़ भड़क जाती है और कहती है, एक तो तुम्हारी बेटी ने मुझसे हर एक चीज़ मेरी छीन ली, मेरा फियांसे छीन लिया, मेरा घर में मेरे डैड से मेरा प्यार छीन लिया, और अब मेरी मॉम की दी हुई अंतिम चीज़ें भी तुम ऐसे दे रहे हो। मैंने तुमसे क्या शर्त रखा था कि मैं जियांग से तभी ब्रेकअप करूंगी जब मेरी मॉम की सारी चीज़ें मुझे मिल जाएं। डैड उसे कहते हैं, तो फिर ठीक है ये ब्रेसलेट रख लो, लेकिन वेंजी को चाहिए था कि नहीं, जो कुछ भी रोज का है वो सब कुछ उसे चाहिए। जियांग को लग रहा होता है कि वो ब्रेकअप के बारे में कैसे बोल सकती है, पिछले 10 सालों से रोज उसके पीछे पड़ी हुई है, और अब वो अचानक से ऐसे ब्रेकअप तो कर नहीं सकती। अगले कुछ दिनों में उनकी जब शादी ही होने वाली थी तो यहाँ पर वो ब्रेकअप कैसे कर सकती है। वेंजी से कहती है, तुम्हें ये ब्रेसलेट पसंद है ना, ठीक है तुम रख लो, लेकिन मेरे बर्थडे पर इस तरीके से ड्रामा मत करो। इस बात पर रोज से कहती है, मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए, ये शुरुआत से ही मेरा था। ग्रैंड मदर ने मेरी मॉम के लिए और मेरी मॉम ने मेरे लिए छोड़ा हुआ था, और तुम मुझे दे करके मुझ पर एहसान जताने का कोशिश कर रही हो, तो ऐसा नहीं चलने वाला है। ये मेरा है और मैं इसे लेकर के रहूँगी। जियांग
रोज पर गुस्सा करने लगता है कि आज इसका बर्थडे है तो तुम्हें इतना तमाशा करना ज़रूरी है क्या। रोज उस पर गुस्सा करते हुए कहती है तुम हो कौन बे मुझे ज्ञान देने वाले। जब तक फियांसे थे तब तक थे, अब मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। जियांग हंसते हुए कहता है कि सबको पता है कि पिछले 10 सालों से तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो, तुम मुझसे शादी करने के लिए कुछ भी करोगे और तुम आज ये ब्रेकअप करने का ड्रामा कर रही हो। रोज उसे कहती है तुम्हें जो सोचना है सोचो, मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है, मेरा एंगेजमेंट तुम्हारे साथ यहाँ पर वर्ड होता है। वैसे भी मुझे पता है कि तुम वेंजी से शादी करना चाहते हो क्योंकि तुम इसके साथ अफेयर चला रहे हो। सबके सामने जब ये बात आता है तो सब यहाँ पर वेंजी को कहने लगते हैं कि ये स्टेप सिस्टर होती ही बहुत घटिया है, मिस्ट्रेस की डॉटर से हम क्या ही एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ पर वेंजी ने ऐसे उसका फियांसे छीन लिया। वेंजी का यहाँ पर इंसल्ट होने लगता है और ओवर कॉन्फिडेंट जियांग सोच रहा था कि रोज उसे छोड़ करके भला कहाँ ही जाने वाली है, बट वो एंगेजमेंट ब्रेक करके वहाँ से चली जाती है और अपने डैड को कहती है जैसा आपने कहा था वैसा मैंने किया है, अगर मुझे 300 मिलियन नहीं मिले तो मैं क्या तमाशा करूँगी, वो आपको अच्छे से पता है। वेंजी वहाँ से जाती है और ये बात जियांग के अंकल फुयन को पता चल जाता है। वो सीधे फुयन से मिलने के लिए गई हुई थी। उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि रोज जब से मिलने के लिए आई है तो फुयन का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था। वह कहता है फाइनली आफ्टर 10 ईयर्स इसे अकल आ ही गया कि उसने गलत इंसान को चूज किया था शादी करने के लिए। जब उसे पता चलता है कि रोज उससे मिलने के लिए आई है तो वह सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी अरेंज कराने लगता है। उसे परफेक्ट दिखना था, हालांकि उसे पता था कि रोज जियांग को पसंद करती थी तो फैमिली में उसी ने उन दोनों की शादी की बात कराई थी। वो पिछले 10 सालों से रोज से प्यार करता था, वो उससे इतना प्यार करता था कि वो उसकी खुशी के लिए अपने ही कज़न से, अपने ही नीस से भी उसकी शादी भी करा रहा होता है। यहीं दूसरी तरफ वेंजी कहती है चलो अच्छा है ना, रोज ने तुमसे ब्रेकअप कर लिया था, अब हम ओपनली साथ में हो सकते हैं। लेकिन जियांग कहता है कि वो ड्रामा कर रही है, अगले कुछ दिनों में हमारी शादी होने वाली है, वो ऐसे शादी तोड़ करके नहीं जा सकती है। वेंजी को लग रहा होता है कि ये लड़का ऐसे रोज को भूल क्यों नहीं पा रहा है, रोज ने तो उससे ब्रेकअप कर लिया फिर भी वो उसके पीछे क्यों जा रहा है। सेकंड ऑप्शन हमेशा सेकंड ऑप्शन नहीं होते हैं डियर। आप जब फर्स्ट ऑप्शन को आपका बंदा छोड़ सकता है तो आपकी क्या ही औकात होगी उनके लाइफ में। खैर जियांग यहाँ पर कहता है तो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करो, मैं रोज से बात करके आता हूँ। यहीं दूसरी तरफ रोज फुयन से मिलने के लिए जाती है। फुयन उसे कहता है बोलो कैसे आना हुआ। रोज उसे कहती है मैं शादी के बारे में बात करने के लिए आई हूँ, मैं शादी जियांग से तोड़ना चाहती हूँ। फुयन कहता है कल तक तो तुम्ही ने जिद किया था जियांग से शादी करने के लिए, आज क्या हो गया। रोज कहती है मुझे समझ में आ गया, वो बंदा मुझे चीट कर रहा है मेरी सौतेली सिस्टर वेंजी के साथ और अब मैं उससे शादी नहीं करना चाहती हूँ। आपने हम दोनों का अरेंजमेंट कराया था शादी का, दैट्स वाई मैं शादी तोड़ने के लिए भी आप ही से बात करने के लिए आई हूँ। फुयन से कहता है तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें जियांग से रिवेंज लेना चाहिए क्योंकि उसने तुम्हें धोखा दिया है। अब रोज़ सोच रही थी इससे कैसे पता चला कि मैं भी यही सोच रही हूँ। फुयन से कहता है देखो मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम्हें जियांग से बदला लेना है तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हें उससे एक पावरफुल इंसान को चूज करना होगा, उससे तुम्हें शादी करनी होगी ताकि तुम उसके पावर की वजह से जियांग से रिवेंज ले पाओ। रोज कहती है हाँ आइडिया तो सही है। कुछ सोचने के बाद वह कहती है पूरे शहर में इस फैमिली से ज़्यादा पावरफुल तो तुम ही हो क्योंकि तुम उसके अंकल हो और वो तुमसे डरता भी है। उसने तुम्हारी कहने की वजह से मुझसे शादी करने के लिए भी हाँ कहा था। फुयन मनी मन सोच रहा होता है कि फाइनली इसे अकल आ रहा है। वो फुयन से पूछती है तो क्या हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर सकते हैं, लेकिन बदले में तुम्हें क्या मिलेगा, तुम मुझसे क्यों ही शादी करने वाले हो। फुयन उसे कहता है मैं जस्टिस से प्यार करता हूँ ना, और तुम्हारे साथ गलत हुआ बताओ, मेरा नीस तुम्हें ऐसे धोखा दिया तो मैं तुम्हारा हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। चलो मैं तुम्हारे साथ शादी का सर्टिफिकेट लेने के लिए तैयार हूँ, तुम शादी करके जियांग की आंटी बन जाओगी और इसके बाद तुम्हें उससे जिस तरीके से रिवेंज लेना होगा तुम ले सकती हो। रोज मान जाती है लेकिन तभी वहाँ पर जियांग आता है और वो रोज को फुयन के साथ देख करके खींचते हुए बाहर लेकर के जाता है और कहता है कि वो यह क्या करिए। रोज उसे कहती है फर्स्ट थिंग अब तुम कुछ हो नहीं कि मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा मैं कहाँ क्या कर रही हूँ। सेकेंड थिंग अब तुम वेंजी के बॉयफ्रेंड हो तो जाओ उसके पास जाओ, मेरा टाइम मत बर्बाद करो, तुमसे बात करने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। जियांग उसे ड्रामा नहीं करने के लिए कहता है। रोज उसे कहती है तुम्हें समझ में नहीं आती क्या सीधी सी बात कि मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है, हमारा एंगेजमेंट कैंसिल हो चुका है। जियांग उसका हाथ नहीं छोड़ रहा होता है तभी फुयन बीच में आ जाता है। वो जियांग को डांटते हुए कहते हैं तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये तुम्हें हाथ छोड़ने के लिए बोल रही है। आफ्टर दैट वो रोज को कहते हैं चलो अब अपना काम फिनिश करते हैं।
वो उसके साथ चली जाती है। जियांग को मैसेज आता है कि इंगेजमेंट का वेन्यू बुक है। इंगेजमेंट कल था, उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो ड्रामा कर रही है, हार्ड टू गेट प्ले कर रही है। इंगेजमेंट का वेन्यू अभी बुक है, यानी कि कल इंगेजमेंट हो के रहेगा। दूसरी तरफ रोज़ फ़ोन के साथ बाहर जाती है। फ़ोन से कहता है चलो शादी का सर्टिफिकेट लेने का बारी आ गया है। रोज़ ने सोचा नहीं था कि ये इतनी आसानी से बात मानने वाला है। सच में वो शादी का सर्टिफिकेट दोनों जाकर के ले ही लेते हैं। वो काफ़ी खुश थी। आफ्टर दैट वो घर जाती है, जहाँ पर कि वेंजी वही इनोसेंट होने का एक्ट डैड से कर रही होती है। उसके डैड उसे कहते हैं वेंजी के बर्थडे पर इतना तमाशा करना ज़रूरी था। फोन कहती है 300 मिलियन तो मुझे मिल गए, लेकिन अफसोस कि मैंने शादी कर लिया। वेंजी को लगने लगता है कि उसने जियांग से शादी कर लिया है। वो अपने फादर को कहती है मैं फेंका हुआ कचरा दोबारा नहीं उठाती, तुम्हें वो कचरा अपनी बेटी के लिए पसंद है तो रखो, लेकिन याद रखना बाकी जो दूसरी साथ थी मेरी मोम की सारी चीज़ें, कंपनी के शेयर से लेकर के सारी ऑफलाइन चीज़ें मुझे चाहिए, और अगर नहीं मिले तो मैं वेंजी की शादी जियांग से एनी हाउ नहीं होने दूंगी, चाहे जो भी हो जाए। उसके डैड रोज़ के बिहेवियर से काफ़ी गुस्सा करने लगते हैं। उनकी तबीयत भी ख़राब होने लगती है, लेकिन रोज़ का दिल टूट चुका था अपनी फैमिली से। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो वहाँ से चली जाती है। यहीं दूसरी तरफ बच्चों की तरफ हुएन शादी का सर्टिफिकेट देख करके खुश हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो से क्या ही मिल गया है। और उसका सेक्रेटरी सोच रहा था कि मेरे बॉस को लगता है लव ब्रेन हो गया है। अब तक जो बंदा इतना सीरियस रहता था, एक शादी का सर्टिफिकेट देख करके इतना खुश हो रहा है। वो बेचैन था पूरी दुनिया को बताने के लिए कि रोज़ उसकी अब लीगल वाइफ है। बस ऐसा लग रहा था कि मानो वो कोई जंग सा जीत गया है। कल जो कि यहाँ पर बर्थडे का पार्टी भी होने वाला था, वहीं पर रोज़ के साथ अपनी वेडिंग को वो अनाउंस करने का प्लान कर रहा था। इस चीज़ के लिए अपने सेक्रेटरी को वो सब कुछ रेडी करने के लिए बोलता है। फिर थोड़ी देर बाद वो वेंजी और जियांग को बुलाता है मिलने के लिए। वो यहाँ पर आता है तो पूछता है क्या हुआ अंकल, आपने हम दोनों को साथ में क्यों मिलने के लिए बुलाया हुआ है। वो उसे कहता है जैसे कि तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें रोज़ से शादी करने के लिए कंपनी का 1% शेयर देने के लिए बोला था, और शादी के बाद 1% शेयर और साउथ का वो लैंड में तुम्हारे नाम करने वाला था। वैसे तो अब रोज़ ने तुमसे ब्रेकअप कर लिया। जियांग उसे कहता है कि अंकल वो झूठ बोल रही है, वो बस ऐसे ही ड्रामा कर रही है, हम दोनों के बीच बस थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। वो कहता है थोड़ा बहुत, तुम चीटिंग कर रहे हो वेंजी के साथ मिल करके, और रोज़ तुमसे ब्रेकअप करी और तुम्हें लगता है कि वो तभी तुम्हारे साथ रहने वाली है। जियांग कहता है मैं उससे प्यार नहीं करता तो क्या करूँ, मुझे वेंजी पसंद है, शादी तो सिर्फ मैं उसके साथ वो शेयर के लिए ही कर रहा था। फोइन से कहते हैं तो फिर ठीक है, तुम्हें वो शेयर्स वैसे भी मिलेंगे, लेकिन तुम्हें रोज़ से शादी करने की ज़रूरत नहीं है, और बस तुम्हें उसे परेशान नहीं करना होगा। जियांग इस चीज़ के लिए मान जाता है। वो सोचता है कंपनी के शेयर्स अगर मिल गए और वहाँ का साउथ का लैंड मिल गया तो फैमिली में थोड़ा यहाँ पर उसके ऐसे इमेज मेंटेन हो जाएगा, तो वो वेंजी को प्रोटेक्ट कर सकता है, क्योंकि वो जानता था कि फोइन कितना ज़्यादा पावरफुल है। हालांकि वो बहुत ही गुस्सा था जियांग की इस चीटिंग की वजह से। उससे ऐसा लगता है कि कहीं वो उन दोनों को अलग करने के लिए ना बोले, लेकिन जब फोइन यहाँ पर ऐसा नहीं बोलता है तो फिर इसके बाद उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत भी नहीं थी। अब यहाँ पर वेंजी सोच रही होती है इससे ज़्यादा अमीर तो फोयन है, जियांग के साथ रहने में कोई फ़ायदा नहीं है। कल को शेयर जब वो उसे दे सकता है तो उससे ले भी तो सकता है। अब वो फोयन को पटाने का प्लान कर रही होती है, लेकिन साथ साथ में जियांग को भी वो रखना चाह रही थी, क्योंकि उसे अमीर लड़के की बीवी बनने से मतलब था, चाहे वो जो भी हो। और जियांग भाई साहब को लग रहा था कि वो इतना खूबसूरत है कि लड़कियाँ तो उसके पीछे मर ही रही हैं, जैसे कि ये दोनों बहनें। खैर वो सोच रही होती है कि फोयन को करीब जाने का बस मौका मिले, और जब रोज़ उसे पटा सकती है तो वो भी उसे पटा लेगी। अगली मॉर्निंग उसका सेक्रेटरी रोज़ को कहता है कि आपको फोयन के साथ उसका बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए जाना है। रोज़ सोचती है यार कल ही तो शादी किया है, आज इतना बड़ा पब्लिक पार्टी अटेंड करना ज़रूरी था क्या। यहीं दूसरी तरफ जियांग को लग रहा होता है कि ये उनका इंगेजमेंट का वेन्यू है। वेंजी वहाँ पर आती है तो वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो यार। वो कहती है पार्टी अटेंड करने के लिए आई हूँ। जियांग कहती है ये मेरा इंगेजमेंट का पार्टी है। वेंजी कहती है कि नहीं, वो तुमसे नहीं शादी करने वाली। तभी रोज़ वहाँ पर आती है।
वेंजी सोचने लगती कि वो यहाँ क्या करी है, और जियांग उससे बात करने के लिए जाता है कि फाइनली तुम यहाँ पर आ गई। रोज कहती है तो ये मेरी भी पार्टी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं यहाँ आने ही वाली हूँ। वैसे कहता है मुझे पता है कि तुम मेरे साथ एंगेजमेंट करने आई हो। रोज हंसते हुए कहती है कि बहन तुम्हारा वाला थोड़ा सा पागल हो गया है क्या? मैं इसे कई दिनों से समझा रही हूँ कि अब मेरा एंगेजमेंट टूट गया है, तो ये फिर भी मेरे पीछे पड़ा हुआ है और मैंने किसी और से शादी कर लिया है। जियांग को इस बात का भरोसा नहीं होता है। वो उसे पूछ रहा होता है कि आखिरकार उसने शादी किससे किया है, लेकिन रोज सोचती है कि जब तक फूयन नहीं आता है तब तक वो पब्लिक में ये बात नहीं बताएगी कि एक्चुअल में उसने फूयन से शादी किया है। यहाँ पर वेंजी कहती है चाहे मैंने जिससे भी शादी किया है तो मैं इस बात से क्या ही मतलब है, ये कह के ऊपर वाले फ्लोर पर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो वेंजी होती है वो रोज से बात करने के लिए जाती है। वो कहती है आई नो तुम्हें जेलस हो रहा होगा, तुम ये सोच रही होगी कि किस तरीके से जियांग तुम्हें छोड़ करके मेरे पीछे पड़ा हुआ है। वो हंसते हुए कहती है कि बहन मुझे जेलसी तुमसे नहीं हो रही, इनफैक्ट मुझे तो तुम पर तरस आ रहा है कि तुमने किस कचड़े को चूज किया है। जो बंदा चीट कर रहा है 10 साल के रिलेशनशिप में, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें भाव देने वाला है? वो कहती है जेलस होते रहो तुम। वो कहती है हाँ वैसे भी मैं एक मिस्ट्रेस की बेटी से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। रोज से रिवेंज लेने के लिए वो ऊपर फ्लोर से ऐसे नीचे गिर जाती है और यहाँ पर सोच रही होती है कि अब तो रोज़ को ये लोग डांटने ही वाले हैं और सब वही कर रहे होते हैं। सब यहाँ पर रोज़ को ही भला बुरा बोलने लगते हैं कि तुम्ही ने यहाँ पर इस तरीके से वेंजी को धक्का दिया, उससे जेलस होकर के। उसके फादर भी आकर के यहाँ पर वेंजी का ही सपोर्ट कर रहे थे और रोज़ से गुस्सा होकर कहते हैं आज से मैं अपनी फैमिली के सारे रिश्ते नाते तुमसे तोड़ता हूँ। वो लोग उसे बहुत ही ज़्यादा बुली कर रहे थे और उसे इस तरीके से पार्टी से बाहर निकाल रहे होते हैं, जिस बात को वो कहती है मन में सोचती है कि ठीक है इन्हें जो करना है कर लेने दो, मैं यहाँ पर मुझे इस बात से अब फ़र्क भी नहीं पड़ता है, जिसे जो सोचना है सोचो। बस वो यहाँ पर उसी के आने का इंतज़ार कर रही थी। वो लोग उसे गुस्से में आकर के पार्टी से बाहर निकाल रहे होते हैं, लेकिन वो आकर के बीच में उन्हें रोक लेता है और कहता है मैं भी देखता हूँ कि कौन मेरी वाइफ को हाथ लगा रहा है। ये सुनते ही सब शौक हो जाते हैं कि ये क्या बकवास कर रहा है, इसकी वाइफ वो शादी कब किया? वो कहता हाँ हमने कल शादी कर लिया, तुम्हें बताया नहीं रोज़ ने? वो रोज़ से कहता है तुमने बताया क्यों नहीं डियर, मैंने तो कहा ही था कि तुम आराम से ही इन्हें कह सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर सब शौक होकर के उसे देखने लगते हैं कि ये इससे शादी कैसे कर सकता है। जियांग का कहना था लेकिन ये तो मेरी फियांसे है। तो वो कहता है अच्छा रोज़ तुम्हारी फियांसे है तो फिर वेंजी क्या है? कल तो तुम मान गए थे कि ठीक है मैं रोज़ को परेशान नहीं करूँगा, तो फिर आज क्यों ही उसे तुम परेशान कर रहे हो? अब यहाँ पर वो इस बात को मानने के लिए तैयार था। सोच रहा होता है कि ठीक है चलो रोज़ से पीछे छूट रहा है तो वेंजी से शादी करने का मौका मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि अब उसे इस बात से जेलसी था कि रोज़ ने फुएन से शादी कर लिया। वो उसे कहता है कि तुम ऐसे नहीं कर सकते हो, तुम अंकल हो मेरे और तुम रोज़ से शादी नहीं कर सकते। वो कहता है मुझे तुमसे पूछना पड़ेगा तुम कि मुझे किससे शादी करनी है और किससे नहीं। तुम जो वेंजी के साथ खुश हो, रोज़ को चीटिंग कर रहे हो, तो फिर क्या ही प्रॉब्लम है? मैंने इससे शादी कर लिया और हाँ अगर आज के बाद किसी ने इसे बुली किया तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। यहाँ पर उसके फादर फुएन से माफ़ी वाफ़ी मांगने लगते हैं तो वो कहता है मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो, माफ़ी तो तुम्हें यहाँ पर रोज़ से मांगना चाहिए। तो वो कहते हैं इसने इसे बुले किया है। इस बात पर फुएन कहता है चलो ठीक है सीसीटीवी फुटेज हम चेक कर लेते हैं। सीसीटीवी के नाम से वो डर जाती है और कहती है नहीं फुटेज चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से ही गिर गई थी, एक्टिंग कर रही होती है। वो कहती है रोज़ कहती है हाँ तो वो तो मुझे भी पता है कि तुम खुद से ही गिरी थी। तो वो उससे माफ़ी मांगने के लिए कहता है, मजबूरी में उससे माफ़ी मांगना भी पड़ता है। फुएन यहाँ पर अनाउंस करता है कि ये वाइफ है मेरी, इसी के इंट्रोडक्शन के लिए मैंने यहाँ पर ये पार्टी रखा हुआ था। और दूसरा बात, अब जब तुम्हें उस फैमिली से कोई मतलब ही नहीं है तो ठीक है इस बात को ख़त्म करते हैं, आज के बाद रोज़ को कोई बुली नहीं करेगा। जियांग को भी ऐसा लग रहा होता है कि कोई उससे ऐसे कैसे ही छीन सकता है, पिछले 10 सालों से वो उसके साथ है
और अचानक से ये सब कुछ इस तरीके से बदल गया। रोज़ ऐसे कहती है, मेरी मॉम की जो चीज़ें हैं जितनी जल्दी हो जाए मुझे दे देना, वरना अब तो तुम्हें पता है ना कि मैं किसके साथ हूँ। रोज़ को देख करके वेंजी सोच रही होती है कि लड़की हमेशा ही मुझसे अच्छा कैसे कर पाती है, बताओ भला। वो इस तरीके से अब उसके साथ है, मैंने तो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। और ऊपर से वो उससे उसकी इंसल्ट का बदला भी लेने का सोच रही होती है, क्योंकि उसकी वजह से इस तरीके से उसे ये सब कुछ झेलना पड़ा था। और आज वो सबके सामने उसे सॉरी भी बोल रही है, सिर्फ और सिर्फ फोन के पावर की वजह से। उसके फादर जानबूझ करके उसे ऐसा करवाते हैं क्योंकि उनके पास खुद कोई ऑप्शन नहीं था। अगर रोज़ को यहाँ पर बेंची सॉरी नहीं बोलती तो वो बहुत ज़्यादा ही भड़क जाता। वो रोज़ को कहता है, चलो यहाँ से चलते हैं, तुम थक गए होगे ना। वो कहती है, हाँ हस्बैंड, मैं एक्चुअल में काफ़ी टायर्ड हो गई हूँ, चलो यहाँ से चलते हैं। वो जानबूझ करके सबके सामने ऐसे हस्बैंड कह के उससे कह रही होती है। उसके जाते ही बेंजी कहती है, अच्छा हुआ रोज़ ने तुमसे ब्रेकअप कर लिया, अब हम शादी कर सकते हैं। जियांग उसे कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, वो मुझसे रिश्ता नहीं तोड़ सकती है, मैं जा रहा हूँ उससे बात करने के लिए। यहीं दूसरी तरफ घर जा कर के रोज़ फुइन को थैंक्स बोलती है उसके ऐसे सिचुएशन में उसका हेल्प करने के लिए। बट वो से कहता है कि अब इसलिए से तो मैंने तुमसे शादी किया था ना, कोई बात नहीं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो कह रही है, आई नो ये हमारा सिर्फ अरेंज मैरिज है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, डोंट वरी, मैं पब्लिक के अलावा तुम्हें कभी भी ऐसे परेशान नहीं करने वाली हूँ। वो सोच रहे थे, मैं तो चाह रहा हूँ कि तुम परेशान करो, लेकिन तुम मुझे परेशान करने के लिए तैयार ही नहीं हो। वो उसके साथ एक हैप्पी रिलेशनशिप मेंटेन रखना चाहता था, लेकिन वो तो उसे सिर्फ एक एल्डर की तरह ही ट्रीट कर रही थी। वैसे कहता है, हम लोग लीगल कपल हैं, इस बात का ध्यान रखना। वो सोचती है, हाँ लेकिन मैं अभी तैयार नहीं हूँ इन सारी चीज़ों के लिए। यहीं दूसरी तरफ सोच रही होती है कि इस बात का क्या मतलब है। अगले दिन वो उसे अवॉइड कर रही होती है, सोच रही होती है कि नहीं वो उससे छुप करके ही रहेगी। यहीं पर हम लोग देखते हैं कि उसका सेक्रेटरी आकर के फुइन की तरफ से रोज़ के लिए जो गिफ्ट उसने दिया था वो देता है। उसमें उसकी पूरे जायदाद का ये पेपर भी था, जिसे देख करके वो काफ़ी खुश हो जाती है और सोचती है कि ये बंदा सच में उस पर ट्रस्ट कर रहा है। तभी उसे उसके डैड का कॉल आता है और उसके मॉम के चीज़ों को देने के बहाने वो उसे बुलाता है। रोज़ जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसे नहीं पता था कि एक्चुअल में ये जियांग का प्लान था और वो पर्सनली उससे मिलने का प्लान कर रहा है। रोज़ सोचती है कि मेरे डैड पागल हो गए कि मुझे यहाँ क्यों बुलाएं। क्लब में मिलने के लिए जाती है तो अंदर जा कर के पता चलता है कि एक्चुअल में जियांग ने ये सब कुछ प्लान किया था। ये चीज़ फुइन का सेक्रेटरी देख लेता है और फुइन को बता देता है। तब तक यहाँ पर जियांग रोज़ को ऐसे प्रपोज कर रहा होता है और कहता है, अब छोड़ो ड्रामा, छोड़ो, मेरे अंकल से तुम ब्रेकअप करो और मुझसे शादी कर लो। वैसे वो कहती है, देख रहे हो तुम्हारे अंकल ने मुझे अपनी सारी प्रॉपर्टी का ये की दे दिया है और तुम सोचते हो कि मैं उसे छोड़ करके तुम्हारे पास आने वाली हूँ। तभी वहाँ पर जियांग का नजर जाता है कि फुइन इन बातों को सुन रहा है। वो बातों को पलट देता है। वो कहता है, आई नो तुम ये की मेरे लिए ही ले करके आई हुई हो। मुझे पता था कि तुम मुझसे प्यार करती हो और सिर्फ उससे प्रॉपर्टी लेने के लिए ये सब कुछ कर रही हो। इस बात को रोज़ को गुस्सा आ रहा होता है। वो अभी उसे सबक सिखाने ही वाली थी कि तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर फुइन आ जाता है। रोज़ को लगने लगता है कि कहीं वो गलत ना समझे। वो उसे एक्सप्लेन करने लगती है कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्चुअल में मैं यहाँ पर ये चीज़ उसे देने के लिए नहीं लाई थी। उसे ऐसा लगने लगता है कि कहीं वो उसे गलत मन समझ रहा हो। फुइन अपने सेक्रेटरी को कहता है रोज़ को वहाँ से लेकर के जाने के लिए। अब तो वो पक्का समझ जाती है कि वो पक्का यहाँ पर उससे गुस्सा है, तो ही इस तरीके से वो बिहेवियर कर रहा है। उसे डर था कि कहीं वो उससे रिलेशन तोड़ने के लिए ना बोलने लगे। आफ्टर दैट वो जियांग से कहता है, तुमने कहा था कि तुम मुझसे दूर रहोगे, दूर रहो, वरना तुम्हें बर्बाद करने में मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। जियांग उसे कहता है, वो तुमसे कभी प्यार नहीं करती है, ना ही कभी प्यार करेगी। वो उसे जानबूझ करके भड़का रहा था उसके खिलाफ। फुइन घर जाता है। रोज़ सोचती इतना देर हो गया, वो आए क्यों नहीं, कहीं दोनों के बीच लड़ाई तो नहीं हो रहा, मुझे उससे बात करना चाहिए, यही सब कुछ वो सोच रही होती है। लेकिन तब तक यहाँ पर वो घर आ जाता है। वो उसे कहता है, हम दोनों लीगल हस्बैंड वाइफ है ना, तो फिर तुम उसके साथ क्या कर रही थी। वो कहती है, मैं तुम्हारे साथ सच में सिंसियर हूँ, मेरा भरोसा करो, मैं तुम्हें चीट नहीं कर रही थी। एक्चुअल में मेरे डैड ने मुझे बुलाया था और मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ एक्चुअल में उसका प्लान है, वरना मैं तो कभी जाती भी नहीं। वो कहता है, ठीक है, मुझे प्रूव करो कि तुम एक्चुअल में मेरे साथ सिंसियर हो। रोज़ के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो आगे बढ़ती है और फुइन को किस कर लेती है। कहती है कि मैं सीरियसली तुम्हारे साथ अब सिंसियरिटी के साथ रहना चाह रही हूँ। मैंने वैसे भी चीटर जियांग से ब्रेकअप कर लिया है।
तो अब मेरा उससे कोई रिश्ता नाता नहीं है। फूयन तो उसके एक सिंगल किस से इतना खुश हो जाता है कि कई दिनों तक वो खुशी रहने वाला है। रोज़ सोच रही होती है, यार अब मैं उसे कैसे फेस करूँगी। मैंने कल रात तो उसे किस किया था। वो उसे छुपते छुपाते ही चल रही होती है। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसका सेक्रेटरी आता है। वो रोज़ के लिए फ्लावर बुके लेकर के आया हुआ था, क्योंकि फूयन ने उसे वो फ्लावर बुके भेजा था। यहाँ पर वो पूछ रही होती है कि वो यहाँ पर नहीं है ना। वो कहता है नहीं, वो ऑफिस चला गया है। फ्लावर बुके देख करके वो काफ़ी खुश हो जाती है। उसे ऐसा लगने लगता है कि एक्चुअल में यहाँ पर वो इस तरीके से पब्लिक में दिखाने के लिए कि हम दोनों कैसे लवी डबी कपल है, ये सब कुछ कर रहा है। वो उसे कहती है डोंट वरी, मैं यहाँ पर वैसे ही नॉर्मल कपल की तरह बिहेव करने वाली हूँ। इन चीज़ों का फ़ोटो ले करके वो सोशल मीडिया पर डाल देती है। ये देखते ही यहाँ पर वेंजी को जेलसी होने लगता है और वो सोचने लगती है कि ये लड़की कुछ ज़्यादा ही शो ऑफ कर रही है और यहाँ पर अब मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा। यही सोचते हुए वो कुछ गुंडे लोगों को बुक करती है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो अलग ही प्लान कर रही थी। इधर रोज़ फूयन के आने का इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन उसके डैड आ जाते हैं और वो उसे कहते हैं कि वेंजी किडनैप हो गई है। तो वो कहती है तो मैं क्या करूं, अगर वेंजी किडनैप हो गई है तो। उसका कहना था कि जो 300 मिलियन तुमने मुझसे लिए हैं वो मुझे दे दो, क्योंकि मुझे यहाँ पर वेंजी की जान बचानी है। वो गुंडे लोग 300 मिलियन का डिमांड कर रहे हैं। वो हंसते हुए कहती है तो ही मैं सोचूं कि मेरे डैड को मेरी याद कैसे आ गई। लेकिन अब सोच डैड, अभी कल ही पार्टी में आपने मुझसे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़े हैं और यहाँ पर आप भूल रहे हो कि रिश्ते नाते तोड़ने के बाद मैं आपसे कोई भी रिलेशन नहीं रखने वाली और ना ही आपको एक पैसे देने वाली हूँ। तभी वहाँ पर फूयन आ जाता है और पूछने लगता है कि क्या हुआ है। इस बात पर उसके डैड कहते हैं कि एक्शन में वेंजी किडनैप हो गई है, 300 मिलियन में इसे वापस मांग रहा हूँ तो ये दे नहीं रही है। वो उसे कहता है अभी अभी तो आपने ये रिलेशन तोड़ लिया था, तो फिर यहाँ पर कहाँ से ही प्यार सामने आ गया। वो उसे कह रहा होता है कि देखो तुम्हें पता है कि मुझे उसे बचाना ज़रूरी है। अगर उसको पैसे नहीं दिए गुंडे को तो फिर वो लोग उसे हर्ट कर सकते हैं। तो इस बात पर फ़ौरन से कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारी बेटी को बचाने के लिए तैयार हूँ। उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं। उसके डैड के जाने के बाद रोज़ फूयन से कह रही होती है कि क्या हमें 300 मिलियन लौटाने पड़ेंगे। वो उसे कहता है कि नहीं, तुम्हें क्यों लौटाने पड़ेंगे। जिस बंदे का वो नाम ले रहा है कि उस बंदे ने वेंजी को किडनैप किया है, मैं उस बंदे को जानता हूँ और यहाँ पर डोंट वरी, वो कुछ भी नहीं करने वाला है जब तक कि वो मुझसे ना पूछ ले। उसका सेक्रेटरी आकर के बताता है एक्चुअल में मैंने पता किया है कि वेंजी ने किडनैप होने का एक्टिंग किया है और वो उन्हें बदले में 10 मिलियन भी दे रही है। वो हंसते हुए कहती है अच्छा बेटा, चलो ठीक है, तब मैं थोड़ा देखती हूँ कि इसका क्या करना है। और वहाँ पर वो कहती है चलो मैं भी चलती हूँ। इस चक्कर में, वेंजी के चक्कर में, जियांग भी वहाँ पर किडनैप हो गया है। तो वो सोचती है चलो थोड़े इन दोनों के मज़े लेते हैं। वो फूयन को अपने साथ चलने के लिए कहती है ताकि यहाँ पर वो उन दोनों को सबक सिखा सके। वो कहता है ठीक है चलो, लेकिन इसके लिए रोज़ को वापस इससे प्यार से हस्बैंड कह के पुकारना पड़ता है। तो ही वो उसे अपने साथ लेकर के जाने वाला था। तो रोज़ वैसा ही करती है। वो दोनों उस किडनैपिंग वाले प्लेस पर पहुंचते हैं। दोनों को ऐसे बंद करके यहाँ पर रखा गया था। जो इस टीम का लीडर था वो फूयन को काफ़ी अच्छे तरीके से जानता था और उसका रिस्पेक्ट भी करता था। फूयन यहाँ पर रोज़ के साथ आता है तो वो कहता है कि आपको जो करना है इन लोगों के साथ कर सकते हो। रोज़ यहाँ पर आकर के कहती है तुम्हें थोड़ा सा मेरे साथ एक्टिंग करना पड़ेगा। वो बंदा तैयार हो जाता है। रोज़ यहाँ पर पहले तो जियांग की पिटाई लगाने का प्लान कर रही होती है और इस तरीके से कह रही होती है कि मैं यहाँ पर पैसे लेकर के आ गई हूँ, लेकिन यहाँ पर पैसे तो सिर्फ एक ही इंसान को बचाने के लिए हैं। तो फिर यहाँ पर मैं दो में से किसी एक ही इंसान को बचा सकती हूँ। इस तरीके से अब कभी वेंजी कह रही होती है मुझे बचा लो, क्योंकि अगर तुमने मुझे नहीं बचाया तो फिर पापा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। यहीं दूसरी तरफ जियांग का कहना था आई नो तुम मुझे सेव करने के लिए आई हो, क्योंकि अगर तुम मुझे नहीं सेव करोगी तो फिर ये प्रूफ हो जाएगा ना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, और अगर प्यार नहीं करती तो तुम यहाँ पर आती कैसे। वो इन दोनों के मज़े ले रही होती है। पहले तो वो गुंडे लोगों को ऑर्डर देती है कि यहाँ पर यहाँ की पिटाई लगाओ। पिटाई लगाने के बाद कहती है मैं एक्चुअल में ऐसा तो कुछ करने ही नहीं वाली थी। यहाँ पर वो हंसते हुए कह रही होती है कि मैंने तो तुम दोनों का उल्लू बनाया है।
अब यहाँ पर वो गुंडे लोगों को कह रहा होता है, तो तुम इन दोनों को जाने दे रहे हो ना मुझसे बिना पैसे लिए। वो कहता है हाँ हाँ बॉस, हम आपके खिलाफ भला कैसे ही जा सकते हैं। लेकिन जियांग को जाने देने के लिए जो 1% शेयर यहाँ पर उसके नाम थे वो भी रोज़ के नाम करने पड़ते हैं। जियांग अपनी जान बचाने के लिए मान जाता है। वेन जी जल्दी से यहाँ से जाना चाह रही होती है ताकि यहाँ पर उन्हें पता ना चल जाए कि गुंडे लोगों को इन्हीं लोगों ने सेट किया है। बाद का 10 मिलियन तो वो गुंडे लोग उससे लेकर के रहेंगे। रोज फुएन के साथ हंसते हुए वहाँ से निकल जाती है। ये देख करके वेन जी को बहुत ही गुस्सा आने लगता है कि ये लड़की मुझसे हमेशा ही लाइफ में अच्छा कैसे कर सकती है। फुएन को तो वो पटा करके रहेगी और पटाना ही पड़ेगा, क्योंकि फुएन जियांग से भी ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा हैंडसम है और ज़्यादा रिच है। मुझे पहले क्यों नहीं पता चला, मैं पहले ही फुएन को पटा लेती। ये सब कुछ वो सोच रही होती है। इधर वेंजी और जियांग दोनों एकदम सामने आकर के बात कर रहे थे। वो कहते मुझे भी पता है कि तुम भी मुझसे प्यार नहीं करते हो, मुझे रोज़ चाहिए और तुम्हारी फुएन का पैसा, तो क्यों ना साथ मिल करके काम करते हैं। तो वो रेडी हो जाती है और कहती है ठीक है, पहले तुम ट्राई करो उन दोनों को अलग करने का, और अगर तुम कामयाब हो गए तो फिर, नहीं तो फिर मेरी बारी। तो वो इस चीज़ के लिए मान जाता है और फिर इस तरीके से घर की मेड को कॉल करता है, जो कि बहुत ही लंबे समय से फुएन के घर में काम कर रही होती है। अगली मॉर्निंग रोज़ इस तरीके से जब रेडी होती है तो आती है नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो घर की मेड उसके साथ इंसल्ट करने लगती है और कहती है कि तुम इस तरीके से यहाँ खाना नहीं खा सकती हो, तुम इतना लेट उठती हो, तुम ये करती हो वो करती हो। इस बात पर हंसते हुए रोज़ कहती है आंटी, जहाँ तक मुझे पता आप इस घर की मेड हो, ना कि आप फुएन की मॉम हो जो कि आप मुझे इतना ज्ञान दे रही हो। और इतना ज्ञान ना ही दो आप तो बेहतर है, अगर आपको यहाँ पर काम करना है तो। अब उस मेड को तो लग रहा होता है कि भला कल क्या है कि लड़की के लिए इतने सालों के मेड को थोड़ी ही यहाँ पर फुएन निकालने वाला है। प्लान के हिसाब से वो जानबूझकर उसे भड़का देती है। ऊपर एक सीक्रेट कमरा है फुएन का, उस कमरे में नहीं जाने के लिए। रोज़ यहाँ पर इंटरेस्टेड भी नहीं थी क्योंकि उसका पर्सनल लाइफ था। यहीं दूसरी तरफ फुएन वापस से रोज़ को इस तरीके से सरप्राइज़ देने के लिए प्लान कर रहा होता है और ऑफिस से घर जा रहा था उसके फेवरेट रोज़ लेकर के। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो जो मेड होती है वो अंदर आग जैसा कुछ लगा देती है कि धुआं धुआं हो जाता है, और रोज़ ये देख कर के परेशान हो जाती है कि भले वो सीक्रेट कमरा है लेकिन उस कमरे से जब धुआं निकल रहा है तो ज़रूर ही कुछ गड़बड़ हुआ होगा। तो वो देखने के लिए जाती है, फायर एक्सटिंग्विशर लेकर के वो ओपन करने का कोशिश कर रही होती है। तो मेड यहाँ पर उसे रोकने की एक्टिंग कर रही थी। रोज़ तो समझ ही नहीं पा रही थी कि वो उसे फंसा रही है। वो रोज़ को कहती है तुम उस कमरे में नहीं जा सकती हो, वो सीक्रेट कमरा है और फुएन उसे किसी को उसमें नहीं जाने देते। इस बात पर रोज़ उसे कहती है पूरे घर में आग लग जाएगा अगर मैं नहीं गई तो। वो मेड से लड़ झगड़ करके उस कमरे में अंदर जाती है, लेकिन जैसे उस कमरे में अंदर जाती है तो ये देख करके शॉक हो जाती है कि एक्चुअल में ये कमरा पूरा रोज़ की फ़ोटो से भरा हुआ है। तब तक फुएन में यहाँ पर आ जाता है। घर की मेड यहाँ पर रोज़ की बुराई करने लगती है कि मना करने के बावजूद भी वो इस कमरे में अंदर गई। फुएन उसे बाहर जाने के लिए कहता है। रोज़ से कहती है ये सब कुछ क्या है। फुएन जानता था कि उसका सीक्रेट ओपन अप हो चुका है, तो वह कहता है कि एक्चुअल में मैं पिछले 10 सालों से तुमसे प्यार करता हूँ, जब से मैं तुमसे मिला था तभी से, लेकिन तुम जियांग को पसंद करती थी, इसी वजह से मैंने तुम्हें कभी बोला नहीं। आई नो मैं तुम्हें एक स्टॉकर लग रहा हूँगा, मैंने तुम्हारे इतने सारे फ़ोटोज यहाँ लगा के रखे हुए। इस बात पर रोज़ उसे कहती है कि तुम सच में मुझे पिछले 10 सालों से प्यार करते हो। फुएन कहता है हाँ। रोज़ कहती है ठीक है, तो तुम मेरे सामने बोलो कि तुम मुझे प्यार करते हो और तुम मुझे कभी नहीं छोड़ने वाले हो। फुएन से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, लेकिन तुम जियांग से प्यार करती थी, इसी वजह से मैंने तुम्हारी शादी उससे सेट कराई थी। रोज़ को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि फुएन जैसे इतना बड़ा बिजनेसमैन का ये साइड भी हो सकता है कि वो उससे इतना प्यार कर सकता है। वो सोचती है तभी वो एक बार में उससे शादी करने के लिए मान गया, वरना वो तो उसे कभी हाँ भी नहीं कहता। वो उसे हक कर लेती है और कहती है ठीक है, अब हम दोनों कभी अलग नहीं होने वाले हैं। फुएन खुश हो जाता है कि फाइनली रोज़ भी अब उससे प्यार कर रही है। अब मेड को यहाँ पर लेकर के आया जाता है। मेड को फुएन जॉब से निकाल देता है ये कहते हुए कि मुझे पता चला कि तुमने रोज़ को बोले किया और तुम ही ने इस कमरे में आग लगाया था। उन्हें नहीं पता था कि वो घर की जो मेड है वो ये सब कुछ जियांग के कहने पर कर रही है। जियांग को ये बात पता चलता है तो वो भी शौक हो जाता है कि फुएन पिछले 10 सालों से रोज़ से प्यार करता है। वेन जी कहती है कि जब तुमसे काम नहीं हुआ तब मैं ट्राई करती हूँ। मैं यहाँ पर फुएन को पटाने का कोशिश
कोशिश करती हूँ, मेरे पास वो लव पोशन है जिसे देने के बाद फोयन मेरा हो जाएगा। तो एक ये लास्ट ट्राई जियांग भी करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ फोयन सोच रहा होता है कि मैंने कल उसे कन्फेस किया और आज वो पूरे दिन मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं की, क्या वो अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी है। उसका सेक्रेटरी थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है तो वेंजी यहाँ पर सबसे छुपते छुपाते उसके कमरे में एंटर कर जाती है। ये लव पर्सन लेकर के जियांग उसे कहता है कि आज तुम्हें सक्सेसफुल होना ही पड़ेगा, वरना इस तरीके से रोज को मैं खो दूंगा और फोयन तुम्हारा नहीं होगा। वो कमरे में अंदर जाती है जहाँ पर कि फोयन वेंजी को देख करके गुस्सा करने लगता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। वो उसे कहती है कि जो तुम्हें रोज़ दे सकती है वो तुम्हें भी दे सकती है और मैं उससे ज़्यादा प्रिटी हूँ। फोयन इस बात पर भड़क जाता है। तभी वहाँ पर रोज आती है। जियांग उसे शो ऑफ कर रहा होता है कि तुम्हारा बंदा तुम्हें चीट कर रहा है और वो वेंजी के साथ कमरे में अंदर है। रोज को पूरा भरोसा था कि फोयन उसे चीट नहीं कर सकता। पिछले 10 सालों से वो उससे प्यार कर रहा है और उनके रिलेशनशिप की अभी अभी तो शुरुआत है। कमरे में वो अंदर जाती है तो देखती है कि वेंजी अभी वो लव पोशन फोयन पे स्प्रे करने ही वाली थी। स्प्रे मतलब वो कर चुकी थी। वो आते ही यहाँ पर भड़क जाती है और उसे पुलिस के हवाले कर देती है। कहती है कि मैंने पुलिस में तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन कर दिया है और पुलिस तुम्हें अब लेकर के जाने वाली है। साथ ही में जियांग के सरकत की वजह से जो फोयन था वो जियांग को निकाल देता है, अपनी फैमिली से पूरी तरीके से अलग कर देता है और कहता है कि अब तुम्हें फैमिली की एक फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली है। तभी वो दवा इस तरीके से फोयन पर असर करने लगता है। रोज उसे घर लेकर के जाता है। उसके सेक्रेटरी से बताती है कि आपको फोयन के साथ रोमांस करना ही पड़ेगा उसे डिटॉक्सिफाई करने के लिए। फोयन खुद को रोक रहा होता है क्योंकि रोज इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी। रोज कहती है अब हम दोनों वैसे भी रियल रिलेशनशिप में हैं और तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, कहीं ना कहीं मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ, तो फिर मैं तुम्हारा एंटीडोट बनने के लिए तैयार हूँ। वो दोनों वहाँ पर रोमांस करते हैं। अगली मॉर्निंग रोज यहाँ पर थोड़ा सा साई फील कर रही होती है बट फोयन उसे काम डाउन करता है। फिर वो रेडी वेडी हो करके अपना ऑफिस के लिए निकल रहा होता है। रोज अपना घर पर ही कुछ टाइम रहने का डिसाइड करती है। शाम में जब वो आता है तो उसका सेक्रेटरी यहाँ पर आता है और इस तरीके से फोयन ने अपनी कंपनी के 80% शेयर रोज के नाम कर दिए थे। वो सारे पेपर्स लेकर के आता है। रोज उसे लेने से मना कर रही थी और कहती नहीं, तुम्हें अपनी सिंसियरिटी शो करने के लिए सब कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। फोयन ऐसे कहता है कि नहीं, मैं तुम पे बहुत भरोसा करता हूँ कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करने लगे हो और तुम मुझे कभी धोखा नहीं देने वाली हो, तो फिर यहाँ पर क्यों ना तुम इन पेपर्स पर साइन कर दो, मुझे अच्छा लगेगा। जब फोयन ऐसे रिक्वेस्ट कर रहा होता है तो वो मान जाती है। अब ये दोनों सोचते हैं कि ये प्लान भी ख़राब हो गया, अब हम क्या करेंगे। दोनों के बीच में लड़ाई होने लगता है। वो वेंजी पे कह रहा था कि तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता, जब मुझे पटा रही थी तब तो बड़ा पेशेंस रखा हुआ था फोयन के मामले में, तो तुम्हारा प्लान ही नहीं चला। इधर रोज घर में अकेले थी। फोयन ऑफिस के काम से गया हुआ था। जियांग अपने कुछ रिलेटिव्स को लेकर के यहाँ पर आ जाता है। वो लोग रोज का इंसल्ट करने लगते हैं कि ना जाने कैसी लड़की लेकर के आ गया, उसे तो रिलेटिव से ढंग से बात तक करने का तमीज़ नहीं पता है। रोज हंसते हुए कहती है कौन सा रिलेटिव को ढंग से बात करने का तमीज़ पता है, तुम मेरे ही घर में आकर के मुझे ही ज्ञान दिए जा रहे हो। अब इससे बात है कि तुम्हें बदले में भी वही चीज़ मिलने वाला है। तब तक हम लोग देखते हैं वहाँ पर फोयन रोज के सपोर्ट में आ जाता है और जो कुछ भी वो लोग उसे परेशान कर रहे होते हैं, जो कोई भी यानी कि जियांग से रिलेटेड, उन्हें भी घर की फैमिली से निकाल देता है। ये कहते हुए मुझे तुम्हारे जैसे घटिया लोगों की, घटिया रिश्तेदारों की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग निकलो यहाँ से। उन्हें घर से निकालने के बाद तो जियांग भाई साहब रिश्ते पर ही आ जाते हैं। फोयन और रोज़ दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं। कहानी के एंडिंग में रोज़ प्रेग्नेंट होती है और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।